अच्छा, तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कल हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती, क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में आपने देखा था, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे थे, समझें ये ए है, ये बी है, ये इनके बीच में एंगल है थीटा। तो जब आप ए क्रॉस बी कर रहे थे तो आपका जो वेक्टर था ए क्रॉस बी, वो वेक्टर सपोज करें अपवर्ड था, पर जब आपने बी क्रॉस ए किया था तो वो वेक्टर आपका डाउनवर्ड आ रहा था, यानी ये वेक्टर आपका बी क्रॉस ए था। इसका मतलब है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम वेक्टर नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ समझें, देखें, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। पर एक बात आपको याद रखनी है कि अगर मैग्नीट्यूड की बात होगी तो हम कहेंगे जितना मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए का होगा, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा। पर हम क्यों कह रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, ये इस बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। माइनस बी क्रॉस ए मतलब, इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो बी क्रॉस ए होगा, यानी इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसी तरीके से अब हम एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। मतलब कहने का ये है, अगर हम लिख रहे हैं ए क्रॉस बी प्लस सी, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी। तो हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे जो है वो करता है। तो ये दो हमें बातें जो हैं वो समझनी है। अब इसके मुतालिक कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, वो एमसीक्यूज हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखें, सपोज करें ये दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर B है, ये वेक्टर A है। ये दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं। तो जब ये दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो जब हम इन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इन वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो हमें पैरेललोग्राम की एरिया देगा। कैसे? अब देखें, अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो इसको एक्सटेंड करूंगा, यानी ये B हो जाएगा, और इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये A हो जाएगा। अब एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम की अगर हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है, ये इसकी हाइट है और ये वाला जो हाइट है, ये जो h है, इस h को मैं कह सकता हूँ b sin थीटा, क्योंकि ये b के दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, इस कंपोनेंट को कहेंगे b sin थीटा और इस कंपोनेंट को कहेंगे b cos थीटा। तो अब जो एरिया होती है पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम की एरिया किसके बराबर होती है? तो हम कहते हैं बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अगर आप इस पैरेललोग्राम का बेस देखेंगे
तो इस पैरेललोग्राम का जो बेस है वो a मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी बेस की जो लेंथ है वो a है और हाइट जो है वो b साइन थीटा है। अगर आप इसको केयरफुली देखें a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो इसका मतलब होगा ये कुछ भी नहीं है बल्कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं, तो जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें इस पैरेललोग्राम की एरिया बताएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इफ यानी इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b are two adjacent sides of a parallelogram. If vector A and vector B are two adjacent sides of a parallelogram, then magnitude of their cross product gives the area of पैरेललोग्राम। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जैसे आप देख रहे हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होगा। देखें एरिया, पैरेललोग्राम की एरिया कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। इस पैरेललोग्राम का जो बेस है वो a के बराबर है और इसकी जो हाइट है वो b साइन थीटा के बराबर है। तो बेस की जगह हमने a रखा, हाइट की जगह हमने b साइन थीटा रखा है। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड साइन थीटा हम किसको कहते हैं? तो हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। और दूसरी एप्लीकेशन ये है, आप दूसरी एप्लीकेशन समझ लें। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हम कैसे करेंगे? अब सपोज करें ये हमारे दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं जो किसी ट्राइंगल की दो साइड्स हैं। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल के दो साइड्स हैं ए और बी। अब हम इसकी एरिया निकालना चाहते हैं, तो जब हम इनकी एरिया निकालेंगे, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो ट्राइंगल की एरिया का फार्मूला होता है, ट्राइंगल की एरिया अगर आप देखेंगे तो उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का जो बेस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो b साइन थीटा होगी। तो हम इसकी हाइट पे लिख सकते हैं b साइन थीटा। तो अगर आप इसको देखेंगे केयरफुली तो ये आपका क्या है? ये मैग्नीट्यूड है a क्रॉस b का। इसका मतलब हुआ कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b किसी ट्राइंगल के दो साइड्स होंगे तो हम a क्रॉस b करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर जब हम उसके मैग्नीट्यूड को हाफ करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ vector A and vector B are two sides of triangle, then area of triangle is equal to half of the magnitude of A क्रॉस B। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें, एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी ट्राइंगल की दो साइड्स हैं और
उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो 100 यूनिट्स है, यूनिट स्क्वायर है। तो आप बताएं ट्राइंगल की एरिया कितनी होगी, तो आप 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 50 हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे और वो भी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। एक और एप्लीकेशन है, यहाँ देखें, एक और एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं यूनिट वेक्टर which is perpendicular, unit vector which is perpendicular to plane containing vectors a and b। ये भी हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। देखें, अगर आप लोगों को याद हो तो थोड़ी देर पहले यानी पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ए क्रॉस बी जो होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और यू कैप। जबकि मैंने बताया था ये यू कैप क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो यू कैप होता है ये डायरेक्शन देता है ए क्रॉस बी का, और ये हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है क्रॉस प्रोडक्ट का। यानी इस सेम को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी ये क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड किसका, ए क्रॉस बी का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और इसको मैं लिख सकता हूं यू कैप। अब ये जो यू कैप है ये एक यूनिट वेक्टर है जो उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई करते हैं। तो इस यूनिट वेक्टर को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, इसको फाइंड करने के लिए ऊपर लिखूंगा क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी की, और नीचे लिखूंगा ए और बी की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां से मुझे एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए और बी के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो इस पे भी मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये सारी बातें नोट कर लें, तो हम इन पे एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ MCQ सॉल्व कर रहे हैं। तो MCQs नंबर 1, फॉर वेक्टर्स A एंड B विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यानी वेक्टर A और B आपको दिए जा रहे हैं और आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आप जानते हैं कि भाई A प्लस P इज इक्वल टू B प्लस A, यानी वेक्टर की जो एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है, तो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है, तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद आप देखें A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, तो ये भी ठीक है। हमें ऑप्शन वो देखना है जो गलत हो, तो ये दो ऑप्शन तो सही है, मतलब ये हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते। अब ये देखें A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A, ये भी ठीक है। जितना A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है उतना B क्रॉस A का होता है। इसका मतलब है ये तीन ऑप्शन सही हैं और हमें वो ऑप्शन देखना है जो गलत हो। ऑप्शन नंबर डी देखें, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, तो ये गलत है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, तो इसका ऑप्शन होगा डी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा हुआ है कि वेक्टर C जो है वो A क्रॉस B से बन रहा है और वेक्टर D जो है वो B क्रॉस A से बन रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं C और D के बीच में एंगल क्या है, तो आप ये जानते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होता है। तो वेक्टर C जो मिल रहा है वो A क्रॉस B से मिल रहा है और वेक्टर D जो मिल रहा है वो B क्रॉस A से मिल रहा है। इसका मतलब है C और D का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, इसलिए हम कहेंगे इनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगी। अब ये क्वेश्चन देखें, if vector A is equal to I minus 2j plus 5k and vector B is equal to minus 2I plus j minus 3k are two sides of the parallelogram, then find the area of parallelogram। तो area of the parallelogram हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे।
तो पहले वेक्टर ए लिखेंगे, x कंपोनेंट 1 है इसमें, और y कंपोनेंट -2, z कंपोनेंट 5, इसमें x कंपोनेंट -2, y कंपोनेंट 1, z कंपोनेंट -3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लास्ट लेक्चर में भी हमने किया हुआ है। इसको हम भूल जाएंगे जब हम i उठाएंगे, तो -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 6 होगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, और बीच में ये माइनस फार्मूले का होता है, j हमेशा माइनस में लिया जाता है। जब j लेंगे तो हम इसको भूल जाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा -3 के साथ तो -3 आएगा, और -2 मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ -10 आएगा, पर बीच में माइनस फार्मूले का होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और अब प्लस का k होगा, तो जब हम k उठाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 1 होगा। -2 कितना होगा, माइनस, यानी -2 इंटू -2 प्लस का 4 होगा, और बीच में माइनस फार्मूले का। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ये i बचेगा, यहाँ से प्लस का 7 बचेगा, पर आगे माइनस है तो -7 आए, और यहाँ से 3 बचेगा तो -3k। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b के। तो मैग्नीट्यूड जब हम इसका निकालेंगे तो ये होगा 1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 का स्क्वायर 49, और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो जब हम इसको जमा करेंगे तो स्क्वायर रूट 59 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन देखें, इफ a एंड b आर 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वेक्टर a और वेक्टर b किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स हैं, और उस ट्राइंगल की एरिया जो है वो 100 स्क्वायर यूनिट्स है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ट्राइंगल की जो एरिया होती है वो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b है। अब इस न्यूमेरिकल में क्या इन्होंने किया है, आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं और ट्राइंगल की एरिया दी है। तो ट्राइंगल की एरिया कितनी है, 100, तो हम यहाँ 100 रखेंगे 1/2, और हमें मैग्नीट्यूड चाहिए a क्रॉस b का, तो ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 200 हो जाएगा। तो इसका पॉसिबल आंसर जो है वो b होगा। इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्री टेस्ट में बार बार रिपीट होता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हो टू प्लेन, प्लेन के साथ कंटेनिंग वेक्टर्स, यानी जिस प्लेन में वेक्टर a हो और जिस प्लेन में वेक्टर b हो, उस प्लेन के साथ एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो परपेंडिकुलर हो। तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ऐसा जो वेक्टर होगा उस वेक्टर को हम कहते हैं यू कैप। यू कैप मीन्स यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a एंड b। तो ये u के फाइंड करने का तरीका होता है a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। इसका मतलब है सबसे पहले हमें a क्रॉस b सॉल्व करना पड़ेगा। a क्रॉस b कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम मेथड जो नीचे किया हुआ है, i, j और k। i की जगह x कंपोनेंट आएगा, तो इसमें देखें x कंपोनेंट कितना है 3, और a वेक्टर में y कंपोनेंट देखें 2, और z कंपोनेंट देखें -1। इसी तरह वेक्टर b में देखें 1, 2, -3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम i को रिजॉल्व करेंगे। जब हम i लेंगे तो हम इसको भूल जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई करेगा -3 के साथ तो -6 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई करेगा -1 के साथ तो -2 हो जाएगा, पर माइनस जो है ठीक है फार्मूले का होता है, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से j हम लेंगे माइनस में, तो j जब हम लेंगे तो j वाले को भूल जाएंगे, तो 3 को -3 के साथ करेंगे -9 होगा, और -1 को 1 के साथ करेंगे -1, पर बीच में जो है ठीक है माइनस का होता है फार्मूले का, तो वो प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस k, अब जब हम k उठाएंगे तो इसको भूल जाएंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,
1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -4 आए, और यहाँ कितना बचेगा, -8, आगे माइनस का है तो +8j, और इसको रिजॉल्व करेंगे तो +4k। ये हमारा वेक्टर बन गया। a क्रॉस b हमने फाइंड कर लिया है, -4 आए, +8j, +4k। इसको डिवाइड किसके साथ करना है, इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -4 आए, +8j, +4k डिवाइडेड बाय, इसको जब हम सम करेंगे तो 96 आएगा। अब देखें, अब 96 यानी नीचे इसके आएगा 96। अब अगर हम देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे ये ऑप्शन देखें, 4 आए, -8j, -4k। जब हमारा ऑप्शन क्या है, -4 आए, +8j, यानी हमारा ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा। और यहाँ पे देखें नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है। पर अब हम थोड़ा सा इस पे सोचेंगे। देखें, ये जो 96 है, इस 96 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूंगा, 48 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब आप देखें, ये एक 2 का पेयर बन गया, ये भी एक 2 का पेयर बन गया, तो 2 के 2 पेयर बन गए। यानी इसका मतलब होगा ये जो 96 है, ये जो स्क्वायर रूट में 96 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के 2 पेयर बन गए हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, और इसके मतलब पेयर नहीं बन रहे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर रूट 6। अगर मैं यहाँ से 4 स्क्वायर रूट 6 लिखूंगा, यानी ये 96 को मैंने ऐसे लिखा है। अब आप देखें, यहाँ से 4 कॉमन हो सकता है, 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो वो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। जब 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, तो यहाँ बाकी बचेगा -i, और यहाँ बाकी बचेगा +2j, और यहाँ बचेगा k। अब वो जो 4 मैंने कॉमन लिया था, वो 4 इसके साथ कैंसिल हो गया और डिवाइड करेगा स्क्वायर रूट 6। क्या ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? तो ये ऑप्शन बी है। देखें, -i +2j +k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6, तो इसका ऑप्शन बी सही है। यानी सिर्फ आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, आगे जाके आप देखेंगे क्या ये और भी सिंप्लीफाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी होगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, a क्रॉस b इज इक्वल टू ijk 2 3 4 1 -5 3 देन b। अब ये बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है। आपको पता है, पहले हम a लिखते हैं अगर हम a क्रॉस b लिख रहे हैं, और बाद में हम b लिखते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं वेक्टर b क्या होगा, तो वेक्टर b क्या होगा, x कंपोनेंट इसमें 1 है, 1 मीन्स i, y कंपोनेंट इसमें -j है, -5, और z कंपोनेंट इसमें 3 है। तो आप देखें b वेक्टर आपका बन गया, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो b होगा। और ये आपकी एंट्री टेस्ट में भी आ चुका है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। इसी तरीके से अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट MCQs पे। देखें, इफ a is equal to axi ayj and b is equal to bxi byj। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी हिंट दूंगा। देखें, ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये XY प्लेन में लाई कर रहे हैं। जब दोनों वेक्टर XY प्लेन में लाई करेंगे ना, तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी ना, वो Z एक्सिस पे लाई करेगी। कहाँ लाई करेगी? Z एक्सिस पे। यानी जब A क्रॉस B Z एक्सिस पे लाई करेगा, यानी A क्रॉस B के पास सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट होगा जो Z कंपोनेंट होगा। तो आपसे पूछ रहा था, इफ A इज इक्वल टू AXI AYJ और B इज इक्वल टू BXI BYJ, तो आपसे पूछ रहा था कि A क्रॉस B के पास कितने कंपोनेंट्स होंगे। तो याद रखिएगा, A क्रॉस B के पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा जिसको हम कहेंगे Z कंपोनेंट। ठीक है, इसी क्वेश्चन से आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई A ये है, B ये है। अब बताओ, A क्रॉस B के पास कौन कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा? तो A क्रॉस B के पास X कंपोनेंट भी नहीं होगा, Y कंपोनेंट भी नहीं होगा। A क्रॉस B के पास सिर्फ एक कंपोनेंट होगा जिसका नाम होगा Z कंपोनेंट। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
if a क्रॉस b is equal to b क्रॉस a then angle between ab। अब ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है। देखें आप लोगों को पता है, थोड़ी देर पहले भी हमने MCQs किया हुआ है कि a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के बराबर नहीं है, पर इन्होंने कहा है कि a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर हो गया है। अब बताओ a और b के बीच में एंगल क्या है। अब देखें थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि अगर a और b के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो आपका a क्रॉस b क्या होगा? a क्रॉस b आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से b क्रॉस a क्या होगा आपका? b क्रॉस a भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि दो जो आपके पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है। तो यूजुअली a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के बराबर नहीं हो सकता, पर एक कंडीशन है कि अगर a और b पैरेलल वेक्टर्स हैं तो a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर हो सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। अब ये थोड़े से टेक्निकल हैं, देखें k क्रॉस अंडर ब्रैकेट i क्रॉस j। अब सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है, अब देखें थोड़ा सा, ये i है, ये j है, ये k है। जैसे कल मैंने बताया था अगर हम i क्रॉस j करेंगे तो जो मिसिंग होगा वो हमारा आंसर होगा। तो i j आ गया, बाकी मिसिंग कौन है? k। तो मतलब i क्रॉस j का रिजल्ट मिलेगा k। और आपको पता है k क्रॉस k सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी k की अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट k के साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। देखें i क्रॉस j हमने किया तो हमें मिला k क्रॉस k हमेशा 0 होगा, तो इसका राइट ऑप्शन C होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखें, 3k मल्टीप्लाइड बाय 5j। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 5 से करेंगे 15 होगा। अब k क्रॉस i मतलब हम कैसे आ रहे हैं? हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं। जब हम क्लॉकवाइज आते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। k और j आ गया तो बाकी रिमेनिंग क्या है? i। पर अब i किस में आएगा? प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? तो i आएगा माइनस में, क्योंकि हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -i। तो इसका राइट आंसर होगा -15i। तो ये ऑप्शन जो होगा C होगा। तो आप ये नोट कर लें, तो फिर एक छोटा सा टॉपिक करते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कभी कभी ये होता है कि हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दी जाती है और हमें क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, या वाइस वर्सा। तो हम उनके लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। देखें, हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे दी जाती है। तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। हम ऐसे कर रहे हैं, ये सपोज करें इक्वेशन 1 हुई, ये इक्वेशन 2 हुई। इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 डिवाइड कर देते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ डिवाइड इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारी क्या थी? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और नीचे इसके साथ आएगा ए डॉट बी और बराबर में इसके नीचे आएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आप लोगों को पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो ये बराबर हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा,
तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया कि भाई टेंजेंट थीटा जो है वो बराबर होता है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दी जाए, एंगल अगर हमसे पूछ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दें, डॉट प्रोडक्ट दें, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन पे कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। सपोज आपसे कह रहे हैं इफ द magnitude of cross product is equal to dot product, find the angle between vectors। ऑप्शन है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लोगों को एंगल चाहिए। आपके पास फार्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डॉट प्रोडक्ट। अब कंडीशन दी गई है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। यानी हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ऊपर जो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। थीटा अगर हमें फाइंड करना होगा तो टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 जो है 45 डिग्री का वैल्यू है। यानी जब दो वेक्टर्स के बीच में 45 डिग्री होगी तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको कह सकते हैं दी मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is 10 under root 3 and their dot product is 10, find the angle between vectors। यहाँ पे ऑप्शंस लिखूंगा π/2, π/3, π/6, π/4। तो ये भी इसी फार्मूले से होगा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है वो 10 अंडर रूट 3 है, और डॉट प्रोडक्ट का जो दिया जा रहा है वो 10 है, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3, मतलब 10 में वो कौन सी एंगल है जिसका वैल्यू अंडर रूट 3 होता है, तो वो एंगल 60 डिग्री है, और 60 डिग्री को हम π/3 भी लिखते हैं रेडियन में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी देख लें। फॉर टू वेक्टर्स इफ a dot b is equal to 0 and a cross b is also equal to 0, then which of following is correct? Option A is parallel to B. Option B, A is normal to B. Option C, either of vector is null vector. Option D,
none of these। तो अब आप ये सोचेंगे, देखें यहाँ लिखा हुआ है दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो है। तो ये तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि भाई ये वेक्टर पैरेलल हैं, क्योंकि अगर ये वेक्टर पैरेलल होते तो इनकी डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होती और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होती। तो मतलब ये हम नहीं कह सकते क्योंकि दोनों ज़ीरो हैं। इसी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि A इज़ नॉर्मल टू B। अगर A नॉर्मल टू B होता तो इनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होती पर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो ना होती। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी हमारे लिए गलत है। अब सी ऑप्शन देखें, ईदर ऑफ वेक्टर इज नल वेक्टर, यानी इनमें से कोई एक वेक्टर नल हो सकता है। बिल्कुल सही है। अगर इनमें से, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है। अब अगर इनमें से किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा तो सारा वेक्टर ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट में A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लगता है। तो इसी तरीके से अगर सपोज करें A नल वेक्टर है तो इनका A क्रॉस B भी ज़ीरो आएगा, A डॉट B भी ज़ीरो आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ईदर ऑफ वेक्टर इज नल, या तो A नल है या तो B आपका नल वेक्टर है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखें, 5i डॉट 3i क्रॉस 4j इज इक्वल टू, और ऑप्शन है नीचे ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 12k, तीसरा ऑप्शन है 60i और डी ऑप्शन है 60। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और i क्रॉस j किसके बराबर होता है? k के। अब 12 को 5 से करेंगे 60, i डॉट k किसके बराबर होता है? 0 के, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। इसका मतलब है इसका पूरा वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखें, 12i क्रॉस 2k डॉट 4k इज इक्वल टू, अब नीचे ऑप्शन है 8i 12i 96i और 96j। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 को 4 से करेंगे 8, k क्रॉस k 1 होगा। अब यहाँ पे एक नंबर है जो कि वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमें वेक्टर ही मिलेगा। 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा और ये i एज इट ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन होगा 96i। तो ये इसका ऑप्शन होगा। इसी तरीके से हमने ऑलमोस्ट जो है वो ये चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट कर दिया है। कल मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट की टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा। आज इंशाल्लाह डॉट प्रोडक्ट की टेस्ट जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कोई और चैप्टर डिस्कस करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट में यही आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप अपने सिलेबस पे फोकस करें। जो प्रैक्टिस शीट मैंने दी हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे वो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। तो फिर इंशाल्लाह कल चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।